नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज बात करेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र इस्लामिक देशों के एजेंडे पे काम कर रहा है। यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया को लेकर जो प्रस्ताव 15 मार्च को पास हुआ वह काफी भेदभावपूर्ण है। प्रस्ताव पास करके दुनिया भर के देशों को इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए कह दिया गया है। इस्लाम के खिलाफ लोगों की बढ़ती नफरत पर चिंता व्यक्त की गई, लेकिन अन्य धर्मों के खिलाफ जो नफरत है उसकी अनदेखी कर दी गई है। यूनाइटेड नेशन द्वारा जारी प्रेस रिपोर्ट में ईसाई और यहूदी का तो एक लाइन में जिक्र तो है, लेकिन दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धर्म यानी हिंदू धर्म का जिक्र अन्य के रूप में किया गया है। 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके बाद से ही सवाल उठने लगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र संगठन इस्लामीकरण की राह पे चल चुका है। सवाल उठने के बाद अब कारण जान लीजिए कि यह सवाल क्यों उठ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से पाकिस्तान ने प्रस्ताव यह पेश किया। इसी पाकिस्तान में हिंदू ईसाई नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, बाध्य हैं। इस्लामोफोबिया के प्रस्ताव में 115 देशों ने समर्थन किया और उनके पक्ष में मतदान दिया। समर्थकों में वामपंथी चीन, रूस और पूंजीपति अमेरिका जैसे देश भी शामिल हैं। इस मतदान में 44 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। भारत, यूरोप के अधिकांश देशों ने इसका बायकॉट किया। भारत से इस मतदान से दूर रहने की वजह बताते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत श्रीमती रुचिरा कंबोज ने कहा कि यह समय है जब हमें रिलीजियस फोबिया की ओर ध्यान देने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम एक धर्म की बात करें। दुनिया के 1.2 अरब हिंदुओं, 50 करोड़ बौद्धों और 2 करोड़ सिखों के भी मानवाधिकार की बात करनी चाहिए, जिसके साथ धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है और पूरे दुनिया में उनका जगह जगह उत्पीड़न होता है। असल में संयुक्त राष्ट्र में OIC का प्रभाव इस सदी के शुरुआत में उस समय से बढ़ना शुरू हुआ जब दुनिया भर में इस्लामिक आतंकवाद पैर पसार रहा था। इसी दौर में OIC ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर संसार में उभरते हुए विरोधाभासों से निपटने में मदद की पेशकश की। इस्लामिक देशों के संगठन OIC की इस पेशकश का संयुक्त राष्ट्र ने स्वागत किया, जिसके बाद इस्लामिक आतंकवाद से निपटने के लिए OIC जैसे नए जिन्न की स्वीकारता को बढ़ावा दिया जाने लगा। OIC ने आतंकवाद को कम करने को लेकर अपनी शर्तें लादना शुरू कर दिया। दूसरे धर्म वाले देशों में भी इस्लाम की स्वीकारता को बढ़ाने के लिए कोशिशें करनी शुरू कर दी गई हैं। अमेरिका, रूस, चीन की सातिर चालों से बेखबर संयुक्त राष्ट्र दुनिया के बाकी मुल्कों को अंधेरी खाई में ढकेलने में लगा हुआ है। अमीर मुल्कों की दादागिरी को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन मिलता है। तो इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं JS सोढ़ी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, प्रोफेसर किरोड़ी सिंह हैं, विदेशी मामलों के जानकार, और संजीव श्रीवास्तव, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट। पहला सवाल प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी से, भारत जैसे देश संयुक्त राष्ट्र के ऐसे प्रस्तावों का मुकाबला कैसे प्रभावी ढंग से करे जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रभावित हो रही है। इस प्रस्ताव में आपको मैं बता दूं, कहा गया है कि सोशल मीडिया पे इस्लाम पे जो बाकी देश हैं वो सोशल मीडिया पे इस्लाम पे चर्चा करने से रोकें और उसकी निंदा करने से रोकें। भले ही उसमें कुछ बुराइयां हैं, लेकिन उस पे चर्चा करने से रोकें। ऐसे में भारत के लिए क्या विकल्प बचता है, प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी? देखिए प्रसून जी, ये केवल भारत का मसला नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का है और भारत के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक धर्म को लेके ये कहना कि इस्लामोफोबिया है, हम इसकी जगह रिलीजियोफोबिया करना चाहिए, क्योंकि धर्म का भय का मनोरोग है। ये कोई इस्लाम धर्म के
वह भय का मनोरोग नहीं है। इसलिए भारत ने स्पष्ट रूप से ये बात कही, और जब बेल्जियम ने यूरोपियन यूनियन के नाम से प्रस्ताव रखा, 2 अमेंडमेंट का प्रस्ताव रखा, भारत ने उनका समर्थन किया, उनके समर्थन में वोट दिया। और जो आपने बताया था उसी को लेके अमेंडमेंट रखे गए थे बेल्जियम के द्वारा कि इसमें केवल कुरान की बात क्यों कर रहे हैं, कि कुरान का डिफेक्शन हो उसमें ही ये बात क्यों कही जाए, केवल इस्लाम को लेके ही क्यों कहा जाए। तो भारत ने समर्थन किया, लेकिन जब फाइनल मतदान हुआ वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट नहीं हुए और 115 देशों ने इसका समर्थन कर दिया, 44 देश अब्सेंट रहे। विरोध में किसी एक मेरा सवाल एक और भी है प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी, मुझे लगता है कि संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका अपनी दादागिरी या अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र का उपयोग कर रहा है, और ये जो प्रस्ताव कहीं न कहीं दूसरे देशों के अंदर घुसने की कोशिश है गुप्त रास्ते से, जिसका रास्ता जाता है संयुक्त राष्ट्र के जरिए। क्या यह आकलन सही है? देखिए प्रसून जी, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के प्रभाव में अब संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्योंकि इजराइल के मसले में लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ से अमेरिका लगभग आइसोलेट हो गया है। अमेरिका ने जनरल असेंबली में भी और सुरक्षा परिषद में भी एक तरह का सशक्त सा लग रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ पे अमेरिका का उतना प्रभाव तो नहीं है, लेकिन इस्लामिक देशों का बहुत बड़ा समूह है, उसका प्रभाव निश्चित रूप से है। और इसीलिए जब उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि एक UN एनवॉय होना चाहिए इस्लामोफोबिया को लेके, तो सभी देशों, करीब देशों ने ये कहा कि भाई केवल एक धर्म को लेके उनका संयुक्त राष्ट्र संघ का दूत क्यों नियुक्त किया जाए, और इसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी होंगे, इसलिए किसी दूत की जरूरत नहीं है। तो ये बात भी उठी, लेकिन ये आज की बात नहीं है। 2022 में जब न्यूजीलैंड में अटैक हुआ था मौत पे, उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया को कंटेन करने के का डिक्लेयर किया था, इंटरनेशनल डे टू कंटेन इस्लामोफोबिया। तो ये पहले से चला आ रहा है, कोई आज की बात नहीं है। लेकिन पूरी स्थिति परिस्थिति देखी जाए तो लग रहा है, आप उनके प्रस्तावों पे गौर करिए। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, स्ट्रेटजी का फेयर एक्सपर्ट। आप बताइए, जो प्रस्ताव पेश किए गए हैं उसमें साफ लिखा गया है कि इस्लाम की निंदा पे रोक लगनी चाहिए। उस प्रस्ताव की बातों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आप किसी इस्लामिक राष्ट्र के कानून की बात पढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या संयुक्त राष्ट्र का इस्लामीकरण होता जा रहा है? देखिए, ये जो प्रस्ताव है ये विभाजनकारी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, और इसमें इस्लाम मजहब की बात तो जरूर की गई है, लेकिन अन्य जो धर्म है, अन्य जो मजहब है, उनके बारे में क्यों बात नहीं की गई? हिंदू फोबिया भी है, सिख फोबिया भी है, और जो यहूदी है उनके संदर्भ में भी आप जानते हैं कि किस तरह से एंटीसेमिटिज्म की घटनाएं सामने आती हैं। अन्य धर्मों को लेकर के जो फोबिया, तो उन फोबिया के ऊपर क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ बात नहीं करता? सिर्फ इस्लाम होमोफोबिया के बारे में क्यों बात? संजीव जी, आपकी आवाज थोड़ी दब के आ रही है, अभी ऑडियो ठीक करवाते हैं फिर आपसे जुड़ते हैं। लेकिन एक चीज तो साफ है, जो आप बात कह रहे हैं हिंदू फोबिया पे पूरा विश्व चुप है, जबकि तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं। यहूदियों पे दशकों तक अत्याचार हुए, उस पे चुप है। ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं, उस पे चुप्पी साधे जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी सोढ़ी साहब। सोढ़ी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आखिर इससे निपटारा कैसे होगा? मतलब कमजोर को दबाया जा रहा है, और जो बुली कर रहे हैं, जो आपको ढकेल रहे हैं पीछे, उनका आप कह रहे हैं कि उनको और जगह दी जाएगी। मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने जो ये प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस में मूव किया, ये प्रस्ताव मूव करने से पहले OIC भूल गया कि पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ क्या हुआ था। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान एक नए देश के रूप में उभरा, तब पाकिस्तान में 27% माइनॉरिटी थे, यानी कि हिंदू, क्रिश्चियन और सिख। पिछले साल वो घट के सिर्फ 4% रह गए हैं। और हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो यहाँ पे 11% माइनॉरिटी थे, यानी कि मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन।
और पिछले साल वो बढ़ के 23% हो चुके हैं। तो जो ये रिलीजियोफोबिया हमारे यूएन एम्बेसडर ने कहा, बिल्कुल सही कहा। आज अगर ज्यादा डर है दुनिया में तो वो हिंदुओं को है, सिखों को है, क्रिश्चियंस को है, खास करके सोनी साहब, मेरा सवाल है कि इससे मुकाबला कैसे करेंगे हम संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से? क्या हमारी सामरिक ताकत बड़ी होनी चाहिए या कूटनीतिक ताकत बढ़ानी चाहिए? किस तरीके से लड़ना चाहिए हमें? प्रसून जी, हमें राजनीतिक ताकत से भी लड़ना होगा, कूटनीतिक ताकत से भी लड़ना होगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें आर्थिक महाशक्ति बनना होगा, जिसका रास्ता प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल पहले सही दिखाया आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया में। हमें थोड़ा और वक्त लगेगा जब हम एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेंगे, और उसके बाद फिर जो हम बात करेंगे हमारी हर बात को माना जाएगा। आज पूरी दुनिया में बोलबाला पैसे का है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा आपको प्रसून जी। यूनाइटेड नेशंस को चलाने के लिए सालाना 57 बिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्चा आता है, और जो 10 सबसे बड़े देश जो यूनाइटेड नेशंस को पैसा देते हैं उसमें से कोई भी इस्लामिक देश नहीं है। लेकिन ये आप बड़ी बात कह रहे हैं, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है। इसीलिए हमारा भी कहना है कि इस पूरे खेल के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। आप बहुत अहम बात कह रहे हैं। हमारे साथ संजीव जी हैं। संजीव जी, संयुक्त राष्ट्र के का जब हम कहते हैं कि इस्लामीकरण हो रहा है, उसके पीछे ये है कि इसके जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस है, उनकी डिप्टी अमीना मोहम्मद है, और ओल्कर तुर्क जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं, जिनके बारे में, तुर्क के बारे में ये फेमस है कि इनको स्टैब्लिश करने में कुवैत का बड़ा हाथ रहा, और कुवैत ने एक बड़ी फंडिंग की थी इनको स्टैब्लिश करने के लिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में इस्लामिक कट्टरवादियों की आवाज बन रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये 3 आदमी की तिकड़ी पूरे अमेरिका पे भारी पड़ रही है या अमेरिका की सह पे आगे बढ़ रहे हैं? प्रसून जी, मेरी आवाज अभी आ रही है आप तक? जी जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, देखिए प्रसून जी, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बधाई भी देना चाहूंगा कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को अपने इस शो में उठाया है, और इसके लिए आप निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए प्रसून जी, मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक लेफ्ट लिबरल इस्लामिक कबाल है, जिसकी की तरफ से अनेक तरीके की ऐसी साजिशें रची जाती हैं कि जिसमें कि जो एक विशेष धर्म को प्रमोट करना और जाहिर है कि अन्य धर्मों के साथ भेदभाव करना, इस तरीके की स्थितियां होती हैं। जो व्यक्ति, जो नेता, जो विश्व का ऐसे सम्मानित नागरिक और प्रबुद्ध जन जो कि इन सारी समस्याओं को उठाने की कोशिश करते हैं, उन्हें टारगेट करना, जैसे कि अभी आपने हाल में देखा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से बीबीसी के द्वारा एक बहुत ही पुराने विषय, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हल कर दिया गया है, उसको फिर से उठाने की कोशिश की गई। भारत के वर्तमान की जो सरकार को जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिशें की जाती हैं, अनेक इसी तरीके की जो साजिशें आप मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें तो धर्मों को लड़ाने की जो एक साजिशें आतंकियों मैं केवल ये समझना चाह रहा हूँ संजीव जी आपसे कि अमेरिका की क्या स्ट्रेटजी है, वो आखिर इसके जरिए एक तो माना जा सकता है ना कि ये जो प्रस्ताव पास हो रहे हैं उसमें अमेरिका की सह है। अमेरिका क्या संवैधानिक तरीका चाहता है दूसरे देशों में दखल के लिए, या उसकी क्या रणनीति है? ये रणनीति समझना चाह रहे हैं हम आपसे। देखिए, अमेरिका के बारे में मैं ये कहूंगा कि अमेरिका में भी यही जो एक लेफ्ट लिबरल जो इस्लामिक कबाल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका प्रभाव वहां पर भी सत्ता के तंत्र पर दिखता है। हालांकि यदि अमेरिका में आने वाले समय में सरकार बदलती है तो अमेरिका का रुख ऐसे मामलों पर भिन्न हो सकता है। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की जहां तक बात है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के रिफॉर्म्स की सख्त आवश्यकता है। और एक अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस विषय के ऊपर मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, जो किसी एक पर्टिकुलर विशेष धर्म को अपीज करने के लिए, उसे डिफेंड और प्रोटेक्ट करने के लिए अन्य धर्मों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उस पर रोक लगानी होगी। उस समस्या को इस काले, ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन ये रोक लगाएगा कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ जब ये प्रस्ताव पास करवाता है, वो भी खासकर इस्लामोफोबिया का नाम लेकर, और आप समझिए कि इस्लाम में किसी और धर्म की पूजा या इबादत करने को कुफ्र माना जाता है, यानी उसको एक सरल शब्दों में बोला जाए तो नाजायज माना जाता है। आपके धर्म में
जब किसी और धर्म के लिए आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, जगह नहीं है, तो कैसे संयुक्त राष्ट्र जैसा संगठन इस तुष्टीकरण के फेर में फंसता है? प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी, मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए प्रसून जी, आप बार बार अमेरिका का नाम ले रहे हैं, लेकिन प्रस्ताव पाकिस्तान ने रखा, को स्पॉन्सर चीन है, अमेरिका नहीं है। तो क्या हम ये मान लें कि चीन और अमेरिका एक साथ आ गए हैं? मुझे नहीं लगता कि चीन और अमेरिका किसी भी रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज की स्थिति में रणनीतिक दृष्टि से एक साथ हो। आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी। यही मैं भी समझना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि रसिया भी साथ में है, चाइना भी है, दोनों वामपंथी है, इस्लाम का कहीं सम्मान नहीं है। उइगर मुसलमानों के साथ जो अत्याचार इन्होंने किया, देश दुनिया पूरी ने देखा। क्या संयुक्त राष्ट्र की आंखें बंद हो चुकी हैं, अंधी हो चुकी हैं कि उनको नहीं दिख रहा है? उसके बाद उसी के समर्थन से प्रस्ताव पास करवा रहे हैं। कहाँ जाना चाहते हैं, क्या रणनीति है इनकी? इसी रणनीति को समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए प्रसून जी, आपने सही कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ग्रेजुअली ऐसा लग रहा है कि एक तरह का डिफाइन तो होता जा रहा है, क्योंकि हर व्यवस्था में थोड़ा सा भी प्रजातांत्रिकरण होता है तो वहाँ विभिन्न तरीके के दबाव समूह होते हैं, हित समूह होते हैं और अलग अलग तरीके की लॉबिंग होती है। तो अमेरिका में भी अलग अलग तरीके की वहाँ डोमेस्टिक लेवल के लिए लॉबिंग भी है और अमेरिका की विदेश नीति को किस दिशा में ले जाना है उसके लिए भी अलग अलग जूज की लॉबी है, इस्लाम की लॉबी है और चाइनीज लॉबी है। तो अमेरिका में वो सब लॉबी काम कर रही हैं और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी काम कर रही हैं और कई इश्यूज ऐसे आते हैं जहाँ उनके इंटरेस्ट का कन्वर्जेंस हो जाता है और उस कन्वर्जन में संयुक्त राष्ट्र संघ को जो एक अनबाइस तरीके से निर्णय लेना चाहिए वो नहीं ले पाता है। वो नहीं ले पाता है। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी। जी संजीव जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैं ये कह रहा था, एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता था कि ये जो समस्या है ये जो स्टेट रिलेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन से भी कहीं ज्यादा गहरी है। ये जो समस्या है सिविलाइजेशन की समस्या है जो अनेक सोसाइटल के उससे संबंधित है और उसका जो समाधान आप पूछ रहे थे उसके बारे में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अभी भारत ने जो स्टैंड लिया है, भारत की जो हमारी जो प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज जी ने जिस तरीके से तथ्यों को रखा है और उस तरीके से एक बेबाकी के साथ, एक क्लैरिटी के साथ बात की है, उसी तरीके की जो बातचीत है अन्य राष्ट्रों को, रिस्पॉन्सिबल राष्ट्रों को करनी होगी। कॉलिंग स्पेट फॉर स्पेट। यदि जो समस्या है डिस्क्रिमिनेशन है तो उसको बताना होगा कि यदि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो ये नहीं चलेगा, भारत इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। अन्य राष्ट्र जो भी एक बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण नीति रखते हैं उनको लगातार इसके बारे में बातचीत करनी होगी। किसी एक धर्म को डिफेंड करके अन्य धर्मों के साथ विभेद करना, ये क्या जो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पास किए गए हैं वो बाइंडिंग है हर राष्ट्र के उसके मेंबर के ऊपर, संयुक्त राष्ट्र के मेंबर्स पे, सदस्यों पे? जी नहीं, ये जो प्रस्ताव है जाहिर है कि एक इस्लामोफोबिया को लेकर के लाया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई बाइंडिंग रेजोल्यूशन है कि इसके संदर्भ में अधिकारी होगा। भारत ने तो इसको एक्सटेंड भी किया, भारत ने अपनी जो बात भी स्पष्ट रूप से रखी कि इसमें समस्या की मूल जड़ों को हमें समझना होगा, धर्मों के आधार पर विभेद रोकना होगा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की जो एक तिकड़ी जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, विवादों में आई है, वो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटारेस, उनकी डिप्टी अमीना मोहम्मद और ओल्कर तुर्क, इन तीनों की तिकड़ी काफी बदनाम हो रही है, खासकर उन मामलों में जहां धर्म की आड़ को लेकर मुस्लिम चरमपंथियों को बढ़ावा दिया जाता है। इससे परेशान केवल भारत नहीं है, इससे परेशान इजराइल है, यूरोप के तमाम देश हैं। लेकिन फिर भी सुतुर्ग मुर्ग की तरीके से रेत में सर डाल लेने से क्या समस्या का समाप्त हो जा रही है? और इस तिकड़ी का क्या उपाय है प्रोफेसर किरोड़ी सिंह जी? देखिए, ऐसा है कि भारत दूसरे यूरोपीय देश जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, साउथ अफ्रीका है, ये कुछ सीमा तक भारत के साथ आ सकते हैं। वैसे इजराइल को लेकर साउथ अफ्रीका का दृष्टिकोण अलग है, लेकिन इस मुद्दे पे साउथ अफ्रीका भी भारत के साथ आ सकता है। तो भारत को दूसरे देशों को साथ लेके, और भारत का जो दृष्टिकोण वो ये है कि केवल अब्राहमिक रिलीजन का नहीं, जो इंडिक रिलीजन है उनके साथ भी फोबिया हो रहा है। और इसके भारत ने उदाहरण दिए हैं, जैसे अफगानिस्तान में बुद्धिज्म के साथ या सिखिज्म गुरुद्वारों में जो हो रहा है,
तो इन सबको प्रोटेक्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को कुछ करना चाहिए। लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र संघ केवल इस्लामोफोबिया को लेके अगर ऐसा प्रस्ताव पास करता है तो वो मुझे लगता है इतना सही नहीं है। उनको इसीलिए भारत ने सुझाव लेकिन दिया है उनको कि भारत ने आईना तो दिखा दिया, लेकिन अब आगे क्या? हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा पे विशेष ध्यान देना है। अपनी सुरक्षा के साथ तमाम ऐसे घर के भेदिए हैं जिन पे अभी भी लगाम लगाई जाने की जरूरत है। जे सोढ़ी साहब हमारे साथ मौजूद है। जिस तरीके से लगाम लगाई जा रही है भारत सरकार के जरिए देशद्रोहियों पे, ऐसे षड्यंत्रकारियों पे, आपको क्या लगता है वो सफिशिएंट है? बिल्कुल प्रसून जी, देखिए पिछले 10 साल से मोदी सरकार ने जो इन देशद्रोहियों पे, गद्दारों पे जो लगाम लगाई है वो बहुत ही सराहनीय है। और ये चीज अगर 75 साल पहले हुई होती तो आज हमारे देश में कई घटनाएं नहीं घटती जो पहले कई घटी जब हम बच्चे थे। हमने देखा कितना आतंकवाद, कितना खून बहा। तो 10 साल से हमारी नीतियां और नीयत बिल्कुल सही, और यही हम देख रहे हैं कि 10 साल से कोई मेजर हादसा नहीं हुआ भारत में। पुलवामा अटैक को छोड़कर उसका भी मुंह तोड़ जवाब हमारी वायुसेना ने दिया। लेकिन एक चीज प्रसून जी जो हमें समझनी होगी कि आखिर संयुक्त राष्ट्र ऐसे प्रस्ताव क्यों पास करता है। इसका मुख्य कारण है कि तीनों जो महाशक्तियां हैं दुनिया की, अमेरिका, रूस और चीन, ये तीनों महाशक्तियों को मिडिल ईस्ट के अरब देशों के साथ अच्छे रिश्ते रखने की एक मजबूरी है, क्योंकि दुनिया का 40% तेल मिडिल ईस्ट में होता है और 21 में से 13 देश मिडिल ईस्ट में अरब देश हैं या मुस्लिम देश हैं। तभी ये तीनों बड़े राष्ट्र हैं, ये संयुक्त राष्ट्र के ऐसे प्रपोजल्स को समर्थन देते हैं। और जो मैं पहले बता रहा था कि अगर ये तीनों राष्ट्रों की हम फंडिंग देखें यूनाइटेड नेशंस में तो वो 46% है, जो कि एक बहुत तकरीबन 50% के आसपास है। 46%, 57 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो संयुक्त राष्ट्र को हर साल चाहिए अपने आप को चलाने के लिए। तो जब ये तीनों देश इन मुस्लिम देशों को, इन अरब देशों को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं क्योंकि इनका अपना निजी फायदा है, तभी ऐसे प्रस्ताव पास होते हैं और भारत ऐसे प्रस्तावों का विरोध करता है, फ्रांस करता है। संजीव श्रीवास्तव जी, समय की बहुत कमी है, 30 सेकंड में आपका जवाब चाहूंगा कि जब इस्लामिक देश जैसे सऊदी अरेबिया, जैसे अमीरात है, दुबई, ये सब देश जब सहिष्णुता के रास्ते पे आ रहे हैं, उदारवाद के रास्ते पे आ रहे हैं, तो इस तरह के प्रस्तावों से आप इंडोनेशिया, पाकिस्तान जैसे देशों को बढ़ावा देते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र क्या, मतलब ऐसा तो लगता नहीं संयुक्त राष्ट्र अपने आप में कोई संस्था है जो बाकी देशों से अलग है। उसको किसी ने कोई न कोई तो प्रभावित कर रहा है। तो क्या रणनीतिक तौर पे अमेरिका इंडोनेशिया, पाकिस्तान को दोबारा जीवित करना चाहता है कट्टरता के नाम पर? देखिए, ये जो एक मैं लेफ्ट लिबरल इस्लामिक कबाल की बात कर रहा हूँ, इस तरीके के जो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स हैं जो कि पूरे विश्व में धर्म के आधार पर विभाजन करना चाहते हैं और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करना चाहते हैं, एक बेहद गहरी समस्या है, बेहद गंभीर समस्या है। इसको राष्ट्रों को एड्रेस करना होगा, राष्ट्रों को एड्रेस करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी के कारण इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।